Hi everyone, hope you guys are doing great. And now, as per what we have done in the previous video, I hope those of you who have checked it know about it and it's all there on the channel, was the content related to the ancient Indian history. So I was trying to help you understand that how you can walk through this lane of the ancient Indian history, and I tried giving you the gist of it. Now I had also spoken about that since ancient हमने कर लिया है, हम आगे के वीडियो में अर्ली मिडिएवल पीरियड और लेट्स से आगे फर्दर मूविंग ऑन टू द मिडिएवल पीरियड स्टार्ट करेंगे. सो हियर इज समथिंग दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू बिकॉज मैनी पीपल आस्क्ड मी टू कंटिन्यू दिस विच इज़ अबाउट थ्रू द लेंस ऑफ द मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री. यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री की पूरी स्टोरी एंशिएंट से कैसे लिंक होती है. एंड देन इन द फर्दर सेगमेंट आई वुड ऑल्सो ब्रिंग यू द कंटेंट फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. क्योंकि क्या है कि जब तक हम इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो जब तक हम इन तीनों फेजेस को, एंशिएंट एंड मिडिएवल एंड मॉडर्न, जो हमारे हिस्ट्री के मतलब इंडियन हिस्ट्री के फेजेस हैं, इनको साथ में नहीं लेके चलेंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कन्वीनियंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओवरऑल स्टोरी और द जिस्ट ऑफ इट. सो नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट. ठीक है, जस्ट टू हेल्प यू रिकॉल, हमने यहाँ तक, ठीक है, हमने गुप्ता पीरियड की बात कर ली थी और उसके अलावा डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी उस पर बात कर ली थी. फिर हमने कहा था कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड वाला फेज़ है, जिसको हम अर्ली मिडिएवल पीरियड भी बोलते हैं, उसको एज अ ट्रांजिशन पीरियड समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू लिंक द एंशिएंट पार्ट विद द मिडिएवल पार्ट. ठीक है, अब ये जो अर्ली मिडिएवल पीरियड है, इसको हम कैसे यहाँ पर जोड़ रहे हैं, कैसे उसको लिंक कर रहे हैं या फिर डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं. अब पहले तो ये समझो, आपको मैंने उसमें BCE और CE वगैरह के बारे में बता दिया था, डिफरेंसेस सब कुछ समझा दिए थे. अब आप ये देखो कि ये जो पीरियड था ना अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री वाला, उसको एज ऑफ रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस कहा जाता है. एंड दैट कवर्स रफली द टाइम फ्रेम, दिस इज़ वेरी अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम, फ्रॉम 600 C विच इज़ कॉमन एरा, और जिसको आप AD एनो डोमिनी भी बोलते हो, टू 1200 C. ठीक है, इसको रीजनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं, एज ऑफ रीजनल कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में, इसके पहले क्या हो रहा था, जब हमने मौर्यास की बात की, गुप्तास की बात की, तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक इनका एक्सपेंशन था. लेकिन अब अलग अलग रीजन्स में जो है छोटी छोटी डायनेस्टीज़, किंगडम्स जो हैं वो आने शुरू हो गए. अब ये जो अर्ली मिडिएवल इंडिया है, ये डेफिनेटली लिंक फॉर्म करता है बिटवीन द एंशिएंट एंड द मिडिएवल. ठीक है, इतना तो सबको क्लियर होगा. और इसमें हम नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया को बाइफिकेट करके समझेंगे. आई एम अगैन जस्ट गोइंग टू गिव यू द जिस्ट. मैं हर एक टॉपिक के डिटेल को अलग सेपरेट वीडियोज़ में बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, बट हियर इट्स अबाउट जस्ट गिविंग यू अ रफ स्टोरी. एक बिल्कुल फोकस्ड तरीके से अगर आप उस स्टोरी को सुनोगे, आपको बिल्कुल एक फ्लो मिलेगा कि चीज़ें कैसे हुई होंगी. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में हम इसको अगेन फर्दर बाइफिकेट करेंगे 600 to 750 CE का रफली एंड 750 to 1200 CE का रफली, बिकॉज हमें इस टाइम को कवर करना है. सदर्न इंडिया में सिमिलर बेसिक्स पे 600 to 750 एंड 850 to 1200 रफली कवर होता है, क्योंकि बीच का पीरियड थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी है. ठीक है, अच्छा, अब देखो स्टार्टिंग के फेज़ में, ये वाला जो फेज़ है, उसमें नॉर्थ इंडिया में क्या चीज़ें चल रही थी. अब गुप्तास, कोई भी किंगडम एक वक्त तक रह रहा है तो एक वक्त के बाद वो डिक्लाइन तो होता ही है फॉर वॉट एवर रीजन्स. ठीक है, अलग अलग रीजन्स रहते हैं. अब जब गुप्तास का डिक्लाइन हुआ, तभी तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आया ना, जिसको हम अर्ली मिडिएवल समझ रहे हैं. तो उनके जो फ्यूडेटरीज थे, जिनके साथ वो लैंड रिलेशन मेंटेन करते थे, वहाँ से एक फ्यूडेटरी थे पुष्यभूति. ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी, आप आगे नाम सुनोगे. इनका राइज हुआ, कहाँ हुआ? थानेसर. कहाँ है? नियर कर्नाटका, नियर कुरुक्षेत्र, हरियाणा रीजन में. ठीक है, अब यहाँ जो आप राइज कहोगे पुष्यभूतिस का, उनके साथ में आपको कुछ और भी छोटे छोटे, जो जैसे यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी चीफ्स हो गए या सबऑर्डिनेट रूलर्स हो गए, तो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ जो हैं वो इमर्ज होती दिखेंगी, लाइक मैत्रकास एंड मौखारीज. तो पुष्यभूति, मैत्रका, मौखारी, ये 3 नाम याद रखेंगे, रफली टाइम फ्रेम याद रखेंगे, रफली लोकेशन याद रखेंगे. ठीक है, कब हुआ? गुप्तास के डिक्लाइन के बाद. अब एक चीज़ और समझो कि एक जो आप समझ लो एक बड़ा एम्पायर है, मैंने आपको ये छोटे छोटे टर्म्स के डिफरेंसेस बता दिए थे, डायनेस्टी, किंगडम, एम्पायर. ठीक है,
वो कुछ रिलेशंस मेंटेन रख रहे हैं लोगों के साथ। कोई उनके फ्यूडेटरी है जो इनके साथ रैंड रिलेशन में है, कोई उनके ट्रिब्यूटरी चीफ है एज एन उनको गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, ठीक है, ट्रिब्यूट दे रहा है, कोई उसके अंडर के सबॉर्डिनेट रूलर्स हैं, और वही लोग बाद में अलग अलग छोटे छोटे जो है डायनेस्टीज़ इमर्ज कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है चीज़ें कि एक का एंड होता है तो दूसरे का राइज कैसे होता है। अब ये जैसे एक मैप है, हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षवर्धन बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी, तो आपको एक रफ दिखेगा कि ठीक है हर्षा का एम्पायर इतने इसमें फैला हुआ था। कुछ रीजन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम पहले जिसके बारे में बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने मगध की बात की थी, अभी आप थोड़े वक्त में कन्नौज सुनोगे तो दिस प्लेस अगेन वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो जस्ट बी फेमिलियर विद दिस। आगे जब आप चेरा, चोला, पांड्या पढ़ोगे तो दीज विल अगेन कम। तो एक रफ मैंने यहाँ डाल दिया है सो दैट यू आर ऑल्सो ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ थिंग्स आर प्रोसीडिंग। बट चूँकि फ़िलहाल हम यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। अब उसी टाइम फ्रेम में जो हमने नॉर्थ इंडिया का देखा, सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेजर किंगडम्स इमर्ज्ड, ठीक है। पल्लवास इन द कांची, जो कांचीपुरम है, पांड्यास मदुरई में, एंड चालुक्यास बादामी में, जो डेक्कन रीजन है बेसिकली। सो डेक्कन, जैसे अगर आप मैप के बात करते हो तो ये आपका नदर्न रीजन हो गया, ये सेंट्रल या थोड़ा डेक्कन रीजन हो गया, ठीक है। इधर वेस्टर्न और ये सारा डेक्कन हो जाता है। मूविंग टूवर्ड्स डाउन यू गेट इनटू द डीप सदर्न जोन, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। तो अभी हमने जैसे बात कर ली यहाँ के कुछ प्लेसेस की, पल्लवास, पांड्यास, चालुक्यास। चालुक्यास जो हैं वो यहाँ इस मैप में शायद नहीं होगा, आगे के मैं दूसरे मैप में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सो जस्ट बी फेमिलियर विद दिस। चलो अब और थोड़ा समझते हैं, सदर्न इंडिया का ही थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डेक्कन रीजन में हमें चालुक्यास मिले, तो वहीं पर आपको चालुक्यास के बारे में ना अलग अलग रीजन्स में पता लगेगा। जैसे वेस्टर्न चालुक्या इन दी बादामी, ईस्टर्न चालुक्या वेंगी रीजन, एंड चालुक्याज ऑफ लता गुजरात के पास में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ओवरऑल ब्रीफली डेक्कन में आता है, बट अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से चालुक्यास हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ जिस्ट दे रही हूँ। अगेन फॉर समबडी हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड सीइंग दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड वी आर जस्ट डूइंग द जिस्ट ऑफ इट, सो दैट आपको एक कनेक्शन। बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में आती है कि हम ना पढ़ तो सब लेते हैं, हमें ओवरऑल चीज़ें भी समझ आ जाती हैं कि अच्छा इस फेज़ में ये था, ऐसा था, लेकिन जब बात उस डॉट को कनेक्ट करने की आती है, जब बात इस चीज़ की आती है कि आखिर वो स्टोरी एक दूसरे से कैसे लिंक हुई, एक समय के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे साथ परेशानी आती है एंड वी आर नॉट वेरी क्लियर विद दिस कि हाउ डू वी फिगर दैट डॉट कनेक्शन, ठीक है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे हम और थोड़ा बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखो नाम, यहाँ जैसे आपने वेस्टर्न चालुक्या, ईस्टर्न चालुक्या, यहाँ पे आपने पल्लवास, पांड्यास देखा है, तो यू विल सी जैसे ये चालुक्यास का हो गया, आपने पांड्यास देखा, ठीक है। आप यहाँ पर चोला भी आगे देखोगे, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। अब ये आते हैं, ये देखिए इसमें वापस, तो हमने इसका रफली समझ लिया और इसका रफली समझ लिया। अब ये और ये थोड़ा सा देखना है कि नदन और सदन में क्या चीज़ें चल रही थी। नदन में जो सेकेंड हाफ या सेकेंड फेज को हम देखेंगे, सो 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज्ड, गुर्जर प्रतिहार, पाला एंड राष्ट्रकूटा, और इन तीनों के बीच में स्ट्रगल होता था। अभी मैं आपको समझाऊंगी कहाँ पर कैसे चीज़ें हैं। इन तीनों के बीच में स्ट्रगल होता था, किस जगह को लेकर के, कन्नौज को लेकर। कन्नौज का सिग्निफिकेंस क्यों होगा, मोस्टली हिस्ट्री में जगह का जो सिग्निफिकेंस होता है मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। मैं अभी फिर से सारी चीज़ें आपको मैप में दिखाऊंगी। इन तीनों के बीच जो स्ट्रगल रहा दैट इज़ नोन एज द ट्राइपटाइट स्ट्रगल। ट्राइपटाइट क्यों होगा, क्योंकि 3 पावर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कौन से, अगर कोई पूछे कौन से रीजन, पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि ट्राइपटाइट स्ट्रगल किन किन पावर्स के बीच में हुआ, बिकॉज यू गेट टू स्टडी सो मेनी पावर्स ना, आप क्रोनोलॉजी भूल जाते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर गुर्जर प्रतिहार, पाला एंड राष्ट्रकूटा, एंड इनके बीच में किस रीजन को लेकर के स्ट्रगल हुआ, कन्नौज रीजन को लेकर के, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे और फिर हम सदर्न इंडिया पे आएंगे, बट उसके पहले लेट अस जस्ट क्विकली सी थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया वो कन्नौज रीजन। अब आप देखो, एक तो यहाँ पर गंगा रिवर की वैली है, ठीक है, डिफरेंट रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो जोग्राफिकली फर्टिलिटी की वजह से ये रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फर्टाइल है। उसके अलावा चूँकि मगध का भी पहले हमने सिग्निफिकेंस देखा हुआ था और यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें पता थी, रूलर्स के बारे में, आयरन प्रोडक्शन के बारे में एट्सेट्रा,
तो अगर आप देखोगे ये पूरा जो बिहार यूपी वाला, प्रेजेंट डे बिहार यूपी वाला रीजन है, वो अपने आप में उस समय बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था। अब ये एक ऐसा जोग्राफिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है कि भाई इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, तो बहुत सारा लिंकेज भी बनता है। तो इधर वेस्टर्न साइड से गुर्जर प्रतिहार हो गए, यहाँ से राष्ट्रकूटाज हो गए, और ईस्टर्न साइड से पालाज हो गए। ठीक है, तीनों का नज़र यहाँ पर, और उनके बीच में जो है वो स्ट्रगल्स हुए। अब कौन कितना सर्वाइव कर पाया, किसके राजा ने किसको मारा, एंड देर आर सो मेनी अदर डिटेल्स टू बी डन। ऑफकोर्स आई वोंट से दैट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये बहुत रेलिवेंट होता है कि एग्जैक्टली कब किसने किसको किस बैटल में हराया। नॉट एवरी थिंग हैज़ टू बी डन इन डिटेल, बट नाउ सीइंग ड्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी डू हैव टू फिगर आउट कि एक रफ क्रोनोलॉजी क्या है, कौन सा राजा कौन से डायनेस्टी का था, और जो फेमस राजा हैं उनके ड्यूरेशन में, उनके टर्म में क्या चीज़ें रही हैं, वो ज़रूर हमें पढ़ना है। ठीक है, सो एनीवेज व्हेनेवर यू डू दोज टॉपिक्स इन डिटेल यू नीड टू स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, इनके सारे के राजास के बारे में, और इनके बीच का जो स्ट्रगल रहा, ओवरऑल उसका कंक्लूजन क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। मूविंग ऑन टू द लेटर फेज कि सदर्न इंडिया में किसका राज्य रहा, चोलास का। चोला का लोकेशन आपको दिखाया जा चुका है। अच्छा, अब ये तो अर्ली मिडिएवल में एक जो रफ फेज़ रहा, ये कौन से पीरियड का रहा, हमने रफली अराउंड इसको कवर कर लिया। ठीक है, रफली। बट 1000 से 1200 सी में और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जिसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ें बाद में ट्रांजिशन पीरियड जो इसको हम कहते हैं काम करती हैं, जो कि फर्दर हमें मिडिएवल यानी दिल्ली सल्तनत वाले फेज़ में लेकर जाती हैं। तो अब उस फेज़ में इसको समझते हैं। सो नदर्न इंडिया में उस फेज़ को भी हमको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। ठीक है, अब वो फेज़ क्या है, 1000 से 1200 सी के बीच का। अच्छा, इस पीरियड को ना एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब तक जो ये ट्राइपर्टाइट पावर्स थे, कौन से थे ये ट्राइपर्टाइट पावर्स, आपको भूलते नहीं जाना है, क्योंकि देखो हमने 1000 सी तक ही बात करी थी, गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा। ठीक है, अब ये जो ट्राइपर्टाइट पावर्स थे ये धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम्स में टूटने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड का रीजन था, राजस्थान साइड वाला, वहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 राजपूत किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज हो गए। मैं आपको एक लिस्ट भी दिखा दूंगी अभी। इसी तरीके से और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट छोटे छोटे अपने आसपास के रीजन्स में किंगडम में जो हैं वो टूटते चले गए, इमर्ज होते चले गए। अब आप खुद ही सोचो, कोई चीज़ अगर टूट रही है तो जाहिर सी बात है ना, जितना ज़्यादा एक मतलब एक आप कह लो कि एम्पायर के अंडर में कंट्रोल में चीज़ें रहती होंगी तो वो थोड़ी तो स्टेबल रहेगी, बट छोटे 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 खूब सारे रहेंगे तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट इज़ ऑब्वियस। तो एक तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, रेजिस्टेंस टू द टर्किश अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड। अब मैंने पहले की क्लासेस में डायरेक्शंस भी बताए हैं। सो नॉर्थ और अगर वेस्ट है तो उसके बीच का ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन। ठीक है, अब वहाँ से ये याद रखना है। अच्छा, ये महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी, ये दो नाम आपने सुने होंगे, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे थोड़ा और बताऊंगी। 11-12 सेंचुरी में क्या होने लगा कि ये लोग भी जो हैं नदर्न वेस्टर्न साइड से इन्वेड करने लगे, अटैक करने लगे। उनको भी रेजिस्ट करना इस पीरियड में ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो पावर्स जो हैं वो कंट्रोल कर ले जाते। लेकिन कुछ तो हुआ उनके इन्वेजन से, और उनके इन्वेजन के बाद ही ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ। तो वो कैसे हुआ वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, अब एक जो लाइन हमने बात की थी, दैट द ट्राइपर्टाइट पावर्स गॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर किंगडम्स, इस पूरे फेज़ में। तो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया कि जैसे प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार थे, दे डिसइंटीग्रेटेड इनटू डिफरेंट राजपूत स्टेट्स। आपने नाम सुना होगा, चौहान्स या चामनास, चंडेलाज इन द बुंदेलखंड रीजन, पारामार्स इन द मालवा रीजन, गुजरात में चालुक्यास जिनको सोलंकी राजपूत भी बोलते हैं, तोमार्स हो गए, गाहदवालाज या गहावार्स ऑफ कन्नौज हो गए। अच्छा, आपको क्या करना है, जब भी आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, यू वुड हैव टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अभी तो हम सिर्फ कहानी समझ रहे हैं, बट आप जब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से डिटेल में कवर करते हैं, यू कैन नॉट जस्ट डू द स्टोरी, बिकॉज देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन दिस स्टोरी विल डेफिनेटली गिव यू द एज, आई कैन डेफिनेटली से बाई 4 to 6 मार्क्स ईजिली, लाइक 4 to 6 मैं बिल्कुल मिनिमम पे बात करी हूँ, मिनिमम 4 to 6 मार्क्स, बिकॉज आपको ना वो जो क्रोनोलॉजी है
एक क्लियर पिक्चर है ये पूरी एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न की। ये इतने सवाल हल करने में मदद कर देगी कि वो चीज़ें आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से डिटेल्स पढ़ के नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो ये जिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अब और आगे हम समझेंगे, ये तो चलो वेस्टर्न साइड जो राजपूत राजस्थान वाला रीजन है उसमें हो गया। उसके अलावा और छोटे छोटे किंगडम्स आए, फॉर एग्जांपल कश्मीर, नदर्न इंडिया में बात करें तो कश्मीर के अपने किंगडम्स रहे नदर्न वेस्टर्न साइड में। तो कुछ डायनेस्टीज़ आप याद रखेंगे कि किस रीजन से रिलेटेड है, लाइक कारकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी या शशकरा डायनेस्टी एंड हिंदूशाही डायनेस्टी, ठीक है, नाम याद रखेंगे। फर्दर बात करते हैं त्रिपुरी रीजन में छेड़ीज़, बंगाल रीजन में सेनाज, ओडिशा में गंगाज या चौडांगाज। तो ऐसे कर करके, अच्छा उसके अलावा कर्नाटका, थोड़ा टेकन नीचे और बढ़ेंगे तो वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी, जिनको बाद में लेटर वेस्टर्न चालुक्याज बोला गया। तो आप देखते रहोगे कि अलग अलग रीजन में जो हैं वो छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज होते चले गए, ठीक है। इसीलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये तो एक चीज़ हो रही थी। दूसरी चीज़ हमने क्या बात की थी, इन्वेजन की। अब थोड़ा उस इन्वेजन को समझते हैं। तो इन्वेजन जो हुआ ये हुआ बिकॉज ऑफ द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन रीजन एंड द गैंजेटिक प्लेन, जो अभी यूपी बिहार वाला है। अब ये कैसे हुआ, तो वर्ल्ड में उस समय बहुत से चीज़ें आई ट्रांजिशन फेज में। जब हम एंशंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब हमने एंशंट इंडियन हिस्ट्री को, स्टोरी को जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की थी, तो हमने जैनिज़्म बुद्धिज़्म की बात की थी। उसके पहले हमने वैदिक एज में ब्रह्मानिज़्म की भी बात की थी। हमने समझ लिया कि चलो ब्रह्मानिज़्म तो था ही, फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो है एज अ फिलॉसफी, एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होके आया, बाद में वो रिलीजन का फॉर्म ले गया। लेकिन यहाँ पर एक और नया रिलीजन दुनिया में आता है, दैट इज़, और आप कहो कि फाउंड किया जाता है, दैट इज़ इस्लाम। कहाँ पर हुआ, सऊदी अरेबिया वाले रीजन में, ठीक है। तो 7th सेंचुरी CE में, अच्छा ये हम इसी पीरियड की नहीं बात करें, इस पीरियड में तो हम कॉन्क्वेस्ट देखेंगे, पर इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जा रहे हैं कि 7th सेंचुरी में इस्लाम जो है एज अ रिलीजन फाइंड किया गया। किसने किया, बाई मोहम्मद, जिनको आप बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जाने लगे। नो ही वॉज एन अरब मर्चेंट फ्रॉम मक्का। मक्का आपने सिटी सुना है, ठीक है, हज के लिए लोग जाते हैं, मक्का मदीना आपने सुना होगा, दैट्स अ सिटी इन सऊदी अरेबिया। अब ये जो पूरा मक्का मदीना का रूट था, ठीक है, जो आज हज के लिए जाना जाता है, लेकिन उस वक्त वो स्टोरी थी कि वो मक्का से मदीना जो है वो भाग कर गए। खैर वो एक अपनी अलग कहानी है। जब आप इस्लाम के बारे में डिटेल में पढ़ते हो, एज अ रिलीजन पढ़ते हो, थोड़ा हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ते हो कि क्या चीज़ें हुई, सो यू गेट टू स्टडी अबाउट देम। बट मैं आपको एक ब्रीफ सिर्फ कहानी दे रही हूँ कि इनके द्वारा फाइंड किया गया एंड इन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उस चीज़ को नहीं पसंद किया, उनको भागना पड़ा, उनके फॉलोअर्स को भी जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। बट देन ही अगेन ट्राइड कमिंग बैक एंड ट्राइड सेविंग अबाउट द रिलीजन एंड आप कहो कि उसको प्रोफेस करने की कोशिश की, उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो खैर ये सारी कहानी तो आप डिटेल में तब पढ़ लोगे। अब जब ये करने की कोशिश की तो एक वक्त आया व्हेन प्रॉफिट डाइड, प्रॉफिट मोहम्मद डाइड, ठीक है। अब इनके बाद फिर लीडरशिप कौन संभालेगा, तो इनके बाद जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडरशिप गई वो गई कुछ इस्लामिक लीडर्स के हाथ में, जिनको बोला गया कैलिफ्स, ठीक है। Now this word has been derived from the word khalifa, which is an Arabic word meaning deputy. So basically this was the term used to denote those rulers who succeeded Prophet Muhammad as the leaders, ठीक है। And they were known as the Rashidun caliphs, ठीक है। उसका मतलब होता था कि जिनको अच्छी गाइडेंस मिली हुई है, दे आर ऑलरेडी राइटली गाइडेड एंड वो लोगों को आगे सही पाथ पे मूव करने में मदद करेंगे। ये तो एक बेसिक सा क्रक्स हो गया कि चलो इस्लाम जो है वो अब लोगों में स्प्रेड हो रहा है एंड लोग फॉलोअर्स जो हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद लेकिन इस साइड में कब आया, अभी तो हम फिर भी थोड़ा अरेबियन रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या हुआ, तो जो राशिदून कैलिफ्स हैं उसमें जैसे कि जो डिफरेंट लोगों ने फॉलो करा प्रॉफिट मोहम्मद को, सो अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। मैंने छोटा सा एक ब्रीफिंग डाल दिया है। राशिदून कैलिफ्स के बाद कुछ और कैलिफेट्स के बारे में पढ़ना होता है। मैंने नाम सिर्फ इसलिए मेंशन किया बिकॉज यू वुड कम अक्रॉस दीज नेम्स, सो व्हेन यू कम अक्रॉस दीज नेम्स यू शुडेंट बी वरिंग अबाउट कि आखिर ये नाम कहाँ से आया, ठीक है। लाइक उमैयद कैलिफेट एंड अब्बासिद कैलिफेट। अब जो ये लेटर अब्बासिद्स, ठीक है, इनके टाइम में द कैलिफ्स बिगैन टू लूज पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट सुल्तान्स इमर्ज्ड इन सेवरल रीजन्स। ये क्या बात हो गई,
आखिर इनका एक वक्त के बाद तो सबका खात्मा होता है। तो जब इनका लेटर फेज़ आया तो धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल कैलिफ्स के हाथ से हटने लगा और अब इंडिपेंडेंट रूलर्स जो हैं, इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर्स, जिनको सुल्तान्स बुलाया जाने लगा। आप रिलेट कर पाओगे ना कि बाद का सब कुछ दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, ऑल्दो हम उस पर बात करेंगे व्हेन वी विल कम टू दैट टॉपिक इन जस्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है। अभी हम अर्ली मिडिएवल उस ट्रांजिशन को समझ रहे, क्विकली हम मिडिएवल पे पहुंच जाएंगे। नाउ दे स्टार्टेड टू एमर्ज इन डिफरेंट रीजन्स। अब जब फाइनली अब्बासिड कैलिफेट डिक्लाइन हो गया एंड ऑफ 9th सेंचुरी सी में, तो वहाँ पर अब और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो, कोई भी एक चीज़ हटती है तो दूसरा इमर्ज होता है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। नाउ द स्मॉलर स्टेट्स जो इस्लामाइज्ड टर्क्स थे, यानी टर्की रीजन वाले जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे और काफ़ी लोग कन्वर्ट हो चुके थे, नाउ दे बिकेम द किंग मेकर्स। अब ये इनके हाथ में पावर था और इनके थ्रू राजा बन रहे थे। अच्छा, ये कौन थे? अचानक से आ गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो अब्बासिद कैलिफेट थे, इनके एम्पायर में ये लोग ना गार्ड्स की तरह, पैलेस जो महल हो गया उसके गार्ड की तरह, सोल्जर्स की तरह काम करते थे। तो ये उनसे जुड़े तो हुए थे, बट अब धीरे धीरे चूँकि इनका खात्मा हो गया, इनकी डिक्लाइन हो गई, तो ये लोग छोटे छोटे किंग मेकर्स की तरह इमर्ज हो गए। और इन्हीं लोगों ने बाद में कौन सा टाइटल ले लिया? सुल्तान ले लिया, ठीक है, जिससे फिर सल्तनत की बात आई। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारा जो हो रहा था उसमें नियर बाय ईरान रीजन में, मैं आपको आई जस्ट शो यू दिस मैप ऑल्सो, क्योंकि यू वुड कम अक्रॉस द टर्म लाइक ट्रांसओक्सियाना, तो अभी आपको मिलेगा, तो यू शुड बी फेमिलियर। आप रफली देखो अभी का इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला ये पूरा पोर्शन हो गया, तो इधर इंडिया का हो गया, इधर पाकिस्तान प्रेजेंट डे, इधर अफगानिस्तान, इधर ईरान हो गया, ये आसपास के सारे रीजन्स हो गए, ठीक है। ये उस समय का पुराना मैप है, ऐसे ही नाम लिखा जाता था। अब देखो, तो आसपास के जो ईरान रीजन्स थे नियर बाय, उसमें सामानिद करके, ये बस नाम याद रखना, सामानिद एम्पायर, इनका रूल चलता था। अब इनका भी क्या हुआ कि बाद में जब इनके साथ यहाँ पे इनका रूल चल रहा था, तो ये जो टर्किश लोग थे, ठीक है, ये जो इस्लामाइज टर्क्स थे जो इमर्ज हुए थे, इनका और इनके बीच में बैटल्स होने लगे, क्योंकि आसपास के रीजन में थे तो सब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बैटल्स होने लगे। इन्हीं बैटल्स की वजह से इमर्जेंस हुआ नए तरह के सोल्जर्स, जिनके नए तरह का मतलब है नए टर्म्स जो यूज़ होने लगे। नाउ दे वर द फाइटर्स एंड द मिशनरीज, कि इस्लाम को एक तो प्रोपोगेट करेंगे, स्प्रेड करवाएंगे, और फाइटर्स भी थे, एज एन प्रोटेक्ट भी करेंगे। सो नाउ न्यू टाइप ऑफ सोल्जर्स गाजी इमर्ज्ड, एंड नाउ धीरे धीरे सामानिड्स जो ईरान एरिया को होल्ड करते थे, अब धीरे धीरे और अफगानिस्तान की तरफ स्प्रेड कर गए, एंड मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान ग्रेजुअली केम अंडर द सामानिड्स कंट्रोल, इसीलिए इनका नाम मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अब वापस से देखेंगे तो अब आपको ईरान और अफगानिस्तान ये जो है ये रीजन समझ में आएगा कि धीरे धीरे इधर से इनका कंट्रोल इधर के रीजन में आ गया। तभी तो इंडिया में, अब पाकिस्तान तो उस समय था नहीं ना, ये तो पार्टीशन के बाद बना, तो यहाँ से इंडिया में एंटर नॉर्थ वेस्ट करना बहुत आसान होने लग गया, ठीक है। खैर, आगे की कहानी क्या हुई, अब इनके कंट्रोल में तो आ गया। इन्हीं के जो गवर्नर्स होते थे, जो इम्पोर्टेंट पीपल होते थे, उनके बीच में एक टर्किश स्लेव भी था, ठीक है, उसका नाम था अल्पतगीन, जिसने अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। जिसके पास थोड़ा भी पावर होता है उसको लगता है हम किसी के अंडर में क्यों काम करें, हम एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाएंगे। एंड नाउ ही इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी विद द कैपिटल एट गाजी। गाजी द प्लेस इन अफगानिस्तान, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय के बाद, जैसा मैंने आपको बोला हर किंगडम का खात्मा होता है, सामानिद किंगडम का भी खात्मा हुआ। नाउ द गजनविड्स जो गजनी रीजन में थे, दे टुक ओवर एंड स्टार्टेड टू डिफेंड द इस्लामिक लैंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन। सेंट्रल एशिया का रीजन प्रेजेंट डे आपका उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान वाला जो रीजन है वो होता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग थे, लाइक वन फॉलोड अनदर, ऐसे करके। सो अल्पतगीन वॉज फॉलोड बाई सुबुक्तगीन एंड वॉज फॉलोड बाई महमूद। ये महमूद नाम क्यों ज़रूरी है? फॉर टू रीजन्स। एक तो जिस पर्सन का आप नाम सुनते हो एज एन इन्वेडर एंड कॉन्करर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स, दैट इज़ महमूद ऑफ गजनी। समझ, अच्छा ठीक है, ये इसी वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट फॉरगेट, आई मीन फॉरगिव मी फॉर दिस। अच्छा, तो महमूद ऑफ गजनी एक इस वजह से लिखा हुआ है, और दूसरा जो रीज़न है दैट ही वॉज द पर्सन हु वॉज द फर्स्ट टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान।
तो ये जो हमने बात की थी कि इन लोगों ने लेटर फेज में सुल्तान नाम टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, दैट इज़ डन बाय और दैट हैड बीन डन बाय महमूद, इसलिए महमूद ऑफ गजनी हम बोलते हैं। नाउ ही हैड अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। आपने सोमनाथ मंदिर और इसके इन्वेजन मतलब डिस्ट्रक्शन की बात सुनी होगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। नाउ ही डाइड, अच्छा ठीक है, उसने आया, इन्वेड करा, सब कुछ हुआ, उसकी डिटेल्स आप अपने किताब में पढ़ोगे व्हेनेवर यू डू द सब्जेक्ट। अब आपको क्या समझना है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या था, उसको आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेल्थ से उसको बहुत अट्रैक्शन था, उसको दिख रहा था यहाँ पे फ़ायदा बहुत है, एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लूटिंग एंड प्लंडरिंग एंड गेटिंग इट विथ हिम, ठीक है, और अपने जा करके अपने अफ़गानिस्तान में कैपिटल को और अच्छा बना लेना, यहाँ से पैसा लूट करके। बट एक समय आया, उसकी भी मृत्यु हुई ना, जब उसकी मृत्यु हुई सो दैट पूरा कंट्रोल वॉज नाउ फॉलोड बाय अ पावरफुल अनदर एम्पायर, दैट वाज द सेल्जुक एम्पायर। इनका कौन से रीजन में कंट्रोल था, यही सीरिया, ईरान, ट्रांसओक्सियाना, ये वाला जो रीजन है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो इनके जाने के बाद इन लोगों के बीच में ये जो सेल्जुक एम्पायर वाले लोग थे और जो गजनविस थे, ठीक है, जिनका कंट्रोल गजनी और पंजाब वाले रीजन में था। अच्छा, आज का जो पंजाब हम जानते हैं तो इंडियन साइड अलग पंजाब है, पाकिस्तान साइड अलग है, क्योंकि जो मेन पंजाब था दैट गॉट डिवाइडेड ड्यूरिंग पार्टीशन, बट उस समय तो ये पूरा रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न में। तो गजनी और पंजाब के रीजन में, मैं बार बार बोली हूँ, गलती से गाजी लिख गया, गजनी होगा, ठीक है। गाजी तो सोल्जर्स के लिए यूज़ हो रहा था, इट जस्ट द स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब क्या हुआ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दीज PDFs, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल का नाम मिल जाएगा, anjankalash@AP। whatever I am doing here, I am also sharing the PDF। एंशियन की PDF शेयर ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अलावा भी जो भी मैं डेमो लेक्चर्स या कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दोज PDFs आर नाउ बीइंग शेयर्ड ओवर देयर, ओके, सो यू कैन जस्ट हैव एन एक्सेस टू इट। तो इनके दोनों के बीच में, सेल्जुक और गजनविस के बीच में, यहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज़ रहे, काफ़ी कंटेंशंस रहे। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो 17 बार महमूद ने इन्वेड किया इंडिया को, तो जाहिर सी बात है ना, लोगों को ये तो समझ में आने लगा कि इंडियन रूलर्स की मिलिट्री वीकनेस बहुत कमज़ोर है, तभी तो कोई आ पा रहा है इतनी बार और इन्वेड कर रहा है और लूट के ले जा रहा है। ऊपर से बार बार कॉन्क्वेस्ट किया, तो उसके वजह से जो इंडियन फ्रंटियर्स थे, यानी जो हमारे अब बाउंड्री कह लो या जहाँ से वो एंटर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें और वीक होती चली गई। अब ये वीक होती चली गई तो दूसरे अफ़गान और टर्किश रूलर्स के लिए रास्ता आसान हो गया गैंजेटिक वैली में घुसने का, ईस्टर्न साइड घुसने का, ठीक है, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में देखेंगे आगे तो वो ईस्टर्न साइड होगा। अब कभी भी वो घुस सकते थे और उन्हीं में से एक पर्सन था मोहम्मद गोरी, इसीलिए महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी, दीज आर टू फेमस नेम्स दैट यू गेट टू स्टडी अबाउट, ठीक है। तो महमूद की कहानी तो हमने देख ली। अच्छा, मोहम्मद गौरी व्हेन ही केम, नो ही ऑल्सो हैड अ वेरी, लाइक आप बोलोगे बहुत सारे बैटल्स और ये सब उसने यहाँ पर फाइट किए, आप उनके बारे में अगेन डिटेल में पढ़ोगे व्हेन यू डू द हिस्ट्री पोर्शन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नाउ ही स्टैब्लिश द घुरिद डायनेस्टी। अच्छा, अब ये भी कौन थे, ये अचानक से आ गए क्या, नहीं, दे वर अर्लियर द वसाल्स ऑफ गजनी, ठीक है, जो हम फ्यूडलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, अगर इन केस पढ़ा तो, एल्स वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस होल कॉन्सेप्ट एज वेल। इनके भी रिलेशंस थे गजनी के साथ, एंड देन दे वर ऑल्सो द टर्किश ट्राइब्समैन, जो कि सेल्जुक टर्क्स को शैटर करके अपने आप को प्रोमिनेंस में ला चुके थे। तो हर जगह हिस्ट्री में आपको कहानी में यही चीज़ समझ में आएगी कि एक कोई भी, मतलब आप कह लो डायनेस्टी आ रही है, एम्पायर आ रहा है, वो पुराने किसी को रिप्लेस करके आता है, एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि उसके पास कुछ रिलेशन होता है पुराने वाले से, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे यहाँ पर वसाल्स का रिलेशन था, कहीं फ्यूडेटरी का रिलेशन होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के आर्मी में कभी काम कर रहा होगा, कोई किसी के महल में कहीं काम कर रहा होगा, तो उसके बाद उनके हाथ में पावर कहीं से अगर आता है, एंड दे स्टार्ट टू इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोहम्मद घोरी था, ये कौन था, ही वॉज द सुल्तान ऑफ द घुरिद एम्पायर, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान में। नाउ ही लेटर असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी ऑल्सो। अफगानिस्तान का जो गजनी रीजन था, पहले तो ये घुरिद एम्पायर नदर्न वेस्टर्न साइड से आना शुरू हो गया, और फिर अफगानिस्तान का ये जो गजनी वाला रीजन है उसको भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। इसमें और महमूद ऑफ गजनी में एक मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है कि वो यहाँ पर एक परमानेंट एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहता था घोरी। महमूद का क्या था इंटेंशन, मोस्टली जस्ट टू लूट वेल्थ, इसीलिए तो 17 बार इन्वेड करा, ठीक है। लेकिन घोरी का मेन इंटेंशन क्या था कि सिर्फ लूटना नहीं है,
यहाँ पर खुद को स्टैब्लिश भी करना है, एक परमानेंट एम्पायर भी स्टैब्लिश करना है। अब क्या हुआ कि ये पूरा फेज़ जो चला ये मिडिएवल पीरियड में कैसे ट्रांजिशन करता है, ठीक है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ये जो ट्रांजिशन होता है, अब देखो, नाउ हाउ द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड गैंजेटिक प्लेन्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ये समझते हैं क्या चीज़ है। पहले तो क्या हुआ कि घोरी जो है, एक टाइम आएगा जब घोरी की भी मृत्यु होगी, जैसे महमूद की हुई घोरी की भी होगी। ही गॉट किल्ड एंड उस समय ये क्या करता था ना, कोई भी रीजन जैसे लूटा तो उसको अपने किसी कोई जनरल हो गया, कोई भी स्लेव जनरल हो गया, कोई भी जनरल हो गया मिलिट्री का कोई, उसके अंडर में कंट्रोल में दे देता था कि भाई तुम संभालो, ठीक है। तो वैसा ही एक वाइसरॉय और स्लेव जनरल हु वाज वर्किंग अंडर घोरी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो घोरी के मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में वो पावर आ गई, और चूँकि वो खुद एक स्लेव जनरल था तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। डायनेस्टी टर्म क्या बताया था हमने कि एक ही फैमिली के वन आफ्टर द अदर पीपल जो है वो उसमें हिस्सेदारी करते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत इज़ नॉट जस्ट स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट अमंगस्ट द अदर, मतलब टोटल 5 हैं तो उन 5 में पहला स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ। किसके द्वारा हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कैसे हुआ ये बात हमने देख ली यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का फेज़ आता है दैट इज़ फ्रॉम 1206 टू 1526। 1206 क्यों? क्योंकि घोरी की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में पावर आया और उसने स्लेव डायनेस्टी अपनी इस्टेब्लिश कर ली। 1526 में क्या हुआ, जब हम पहुँचेंगे वो एंड हुआ लोदीज से, उस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे फिर हम मुग़ल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। मिडिएवल में आपको बेसिकली ये 2 चीज़ें ही पढ़नी है, बीच में थोड़ा प्रोविंशियल किंगडम्स का जानना है और उसके अलावा एंड में आपको भक्ति सूफी और ये सब समझना है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत पीरियड बेसिकली 5 मेजर डायनेस्टीज़ का जो पूरा टाइम था उनसे मिल के बना है। इस पूरे को दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। दिल्ली क्योंकि मेजरली दिस इज़ रिलेटेड टू द दिल्ली आगरा आसपास वाला रीजन, ठीक है। सल्तनत क्यों? क्योंकि सुल्तान्स, जो अभी हमने टर्म पढ़ा था कि इन्होंने बाद में टाइटल ले लिया था, उनसे ये आया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो सबसे पहला आया उसको बोला गया स्लेव या इलबरी डायनेस्टी। इसका एक और नाम है, आई विल जस्ट शो यू। नेक्स्ट यू हैव खलजी, तुगलक, सय्यद एंड लोदीज। अब जब आप इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे तो आपको सबके डिटेल्स पढ़ने हैं एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ द राजाज एंड एवरीवन, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं यहाँ जैसे आपको ये बता दूँ, अगर हम स्लेव इलबरी डायनेस्टी की बात करते हैं, उसी का दूसरा नाम है मामेलुक सुल्तान्स ऑल्सो। क्यों ये सारा कुछ बोला गया, इसको जल्दी से देख लेते हैं। सो विद इन देम देयर वर 3 डायनेस्टीज़। पहला जो ये स्लेव रहा डायनेस्टी, उसमें पहला तो हो गया कुतुबी डायनेस्टी, ठीक है, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर। उसके अलावा इलबरी डायनेस्टी वाज आल्सो द टर्म दैट वाज यूज्ड। तो इलबरी डायनेस्टी वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश एंड दूसरी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिशमेंट बाय बलबन। तो एक बार देखते हैं कि अच्छा देखो, स्लेव डायनेस्टी तो क्यों नाम रहा होगा हमें क्लियर है, क्योंकि ही वाज अ स्लेव जनरल, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव जनरल। इलबरी क्यों टर्म यूज़ हुआ, तो थोड़ा सा इलबरी का समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। इलबरी के केस में इल्तुतमिश ने करा, क्यों करा? नाउ बिकॉज ही बिलोंग्ड टू द इलबरी ट्राइब एंड देयरफॉर इस डायनेस्टी को एक और नाम से जाना गया, दैट वाज इलबरी डायनेस्टी। उसके अलावा ये जो तीसरा नाम है मामेलुक सुल्तान्स, ये भी एक टर्म इनके लिए यूज़ होता है। दैट इज़ ऑल्सो एन अरबिक वर्ड विच मीन्स ओन्ड, क्योंकि ये स्लेव्स थे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द इम्पॉर्टेंट टर्किश स्लेव्स चीफली मेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। स्लेव्स तो सब हैं, बट कुछ लोअर स्लेव्स होंगे जो लेबर या आर्टिजन का काम करेंगे, कुछ थोड़े अपर लेवल पे इनके लिए स्लेव्स रहेंगे जो कि सिर्फ मिलिट्री सर्विस के लिए उनको मतलब काम दिया जाता था। तो ये वैसे वाले स्लेव्स के लिए टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ वाई मामेलुक सुल्तान्स, ठीक है। तो ये 3 ध्यान रखेंगे। अब ये थोड़ा सा बस मैप मैंने सबका अटैच कर दिया है, आप एक बार आराम से जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, बट आई हैव टोल्ड यू यू विल हैव टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल व्हेन यू आर डूइंग द टॉपिक ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। हम तो कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने स्लेव डायनेस्टी का ये रफली जो है एरिया वो देख लिया, समझ लिया, वो आप कर लोगे। आगे हम बढ़ेंगे, खलजी हो गए, तुगलक, सबके रीजन्स के जो मैप है वो ऐसे ही लगे हुए हैं। एंड देन यू हैव द, ये हो गया आपका सैयद्स का और ये हो गया आपका लोदी का, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट, ये देख लो,
सैयद डायनेस्टी और ये हो गया लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तो 5 मिलके दिल्ली सल्तनत बन गई। अब बात आता है इसके बाद और मतलब इनके और मुगल्स के अलावा बीच में क्या और चीज़ें रहीं। अब क्या हुआ ना 13वीं सेंचुरी में ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो रीन चल रही थी, इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस दिखना शुरू हो गया। एंड तक तो वो चले, सैयद लोदीज़ तक चले, लेकिन डिसइंटीग्रेशन डाउनवर्ड टेंडेंट। आप वैसे ही देखो, मैं आपको अगर वैसे भी दिखाऊँ ना, आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, आप इनका एरिया देखो, दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे खिलजी, आपको थोड़ा एरिया देखो, इधर इधर थोड़ा बढ़ता दिखेगा। आप वापस से मार्क करो तो आप यहाँ देखो, ये जो एरिया है और आप देखो ये जो एरिया है, इधर का, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई खिलजी में, तो एक्सपेंशन हो रहा है। तुगलक्स में और देखो कितना एक्सपैंड हो गया, पहले इतना ही था, अब इतना होके इधर से इतना पूरा हो गया, थोड़ा बहुत बीच बीच के छोड़कर, यहाँ तक तो एक्सपेंशन दिख रहा है। आप उसके बाद लेकिन देखो सैयद बस इतना ही कंट्रोल और लोदी बस इतना ही कंट्रोल, तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो दिख रहा है ना। तो इसी चीज़ को समझने की बात हो रही है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड स्टार्टेड बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल वीकनेस। अब इनका डिसइंटीग्रेशन होगा तो फिर से क्या कहानी आ जाएगी, रीजनल स्टेट्स या प्रोविंशियल किंगडम के मर्ज होने की, कि अलग अलग रीजन में अलग अलग छोटे जगह पे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे वो किंगडम से मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। दे वर नॉट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑफकोर्स जब आप डिटेल में पढ़ते हो यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस, बट अब जो कहानी मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर इनके बाद हम, और इनके पैरेलल में कह रहा हूँ क्योंकि पूरा दिल्ली सल्तनत तब तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो हम प्रोविंशियल किंगडम्स पढ़ते हैं, जहाँ आपको कुछ मेजर किंगडम्स के नाम मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू डू देम यू हैव टू डू इन डिटेल, लाइक डेक्कन और सदर्न रीजन में, सो यू गेट टू स्टडी अबाउट द विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनके अंडर में भी फिर आपको जैसे और पढ़ना है, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी, उनके अंडर में भी आपको डिफरेंट डायनेस्टीज़ पढ़नी है। विजयनगर के अंडर में लाइक संगम, सल्लुक, तुल्लु एंड अरविडू। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब एक बार यहाँ जैसे मैप देख लेते हैं, ये देखो बहामनीज़ का हो गया, विजयनगर का हो गया, तो डेक्कन और सदर्न रीजन कवर हो गया। उसके अलावा आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया में, सो गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ रीजन, ईस्टर्न में जौनपुर, बंगाल, आसाम एंड ओडिशा, एंड नदर्न में कश्मीर का। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, अलग अलग जगह कश्मीर का हो गया, इधर जौनपुर, बंगाल, ठीक है, गुजरात रीजन एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में है। यहाँ से ये लिस्ट आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको विजयनगर और बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ना है। चलो, अब इधर तो प्रोविंशियल किंगडम हो गए, ये सारे बन गए, वहाँ तक तो ठीक है। फिर बात आती है किनकी, बात आती है मुग़ल एम्पायर की, कि हमने 1526, अगर आपको याद है जब हमने वो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम फ्रेम देखा था अभी थोड़े देर पहले, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1206 हमने क्यों बात करी थी। 1206 में क्या हुआ था, घोरी गॉट किल्ड एंड कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी। 1526 हमने एंड देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो 1526 में एक दूसरी डायनेस्टी जो है, सॉरी एम्पायर ही वो तो बन गया, खैर बाद में डायनेस्टी तो जस्ट बिकॉज एक फैमिली के लोग रहते हैं, बट वो पूरा का पूरा ब्रॉडर एम्पायर बाद में बन गया, दैट वाज द मुग़ल एम्पायर। इनके बारे में तो आप डिटेल में पढ़ ही लोगे, आप बाबर से कहानी शुरू करोगे, आप औरंगज़ेब तक पढ़ोगे, फिर आप लेटर मुगल्स पढ़ोगे, फिर ब्रिटिश पढ़ोगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन इनका ना बैकग्राउंड बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है। जब सब इतने पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं और रुक जाते हैं, दैट बाबर स्टैब्लिश्ड मुग़ल एम्पायर। हाँ ठीक है, लेकिन कौन था बाबर, कहाँ से आया, उसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझते हैं। अब देखो ये बैकग्राउंड का क्या चीज़ है, उस बैकग्राउंड को भी समझने से पहले आपको एक कुछ और लोगों के बारे में जानना होगा, हु आर द मंगोल्स। ठीक है, तो मंगोल्स कौन से, दे वर द ईस्ट एशियन एथनिक ट्राइब और ग्रुप, जिनका कि बीच में बहुत रैपिड राइज हुआ था एंड देन फाइनली 14th सेंचुरी के आसपास डिक्लाइन भी होने लगा। ये इनका रफली आप मैप में देख लो लोकेशन था, ठीक है, एक रफ आपको अंदाज़ लग जाएगा। तो अभी आपको, और हम यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर हैं, तो आपको थोड़ा सा एक समझ आने लगेगा। अच्छा, अब ध्यान दो, इनका एक लीडर जिनका नाम आपको याद रखना है चेंगीज़ खान या चेंगीज़ खान, ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग भी बहुत जगह मिलता है, इट्स ओके, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्यों इनका नाम ज़रूरी है,
बिकॉज जब आप बाबर के बारे में पढ़ते हो यू गेट टू स्टडी अबाउट द नेम ऑफ दिस पर्सन। अब समझो क्या हो रहा था। हमने क्या बात की, ठीक है, बीच में इनका अपना रैपिड राइज हुआ और डिक्लाइन हुआ। अब जब इनका डिक्लाइन होने लगा ना, तो उसी टाइम पे एक नया सेंट्रल एशियन एम्पायर भी इमर्ज होने लगा। मैंने अब तक बहुत बार ये चीज़ बता दी, एंशियंट में भी मिडिएवल में भी, कहीं पे किसी का डिक्लाइन होता है तो किसी का इमर्जेंस होना है। तो सेंट्रल एशिया रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। ये साउथ एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, और इधर पूरा फिर इधर वेस्ट एशिया है ये, तो ये वाला है सेंट्रल एशियन रीजन। अब एक जो है वो पावर अगर डिक्लाइन कर रही है तो दूसरी पावर इमर्ज हो रही है, जिसके फाउंडर का नाम क्या था, तैमूर, हु वाज अ टर्क, ठीक है। नाउ इन्हीं के नाम से जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द तैमूरिड डायनेस्टी। तो इसीलिए दो पावर्स याद रखेंगे, मंगोल्स और तैमूर्स, ठीक है। एंड दे हैड फ्रीली इंटर मैरीड विद द मंगोल्स, तब ही बाबर के बारे में बात होती है। अब ये भी कुछ और स्लाइड्स मैंने अटैच किए हैं आपको थोड़ा सा तैमूरिद एम्पायर और ये पूरा स्टोरी समझाने के लिए। हम मुग़ल एम्पायर नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में, हम मुग़ल का बैकग्राउंड समझ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू डू द जिस्ट, वी हैव टू डू द कंसोलिडेशन। मुगल्स तो पढ़ ही लेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वही तैमूरिद एम्पायर जो डायनेस्टी की बात हो रही है, और ये किसके द्वारा किया गया, द ग्रेट कॉन्करर तैमूर, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ इसका जन्म हुआ ये सब उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रीडिंग, यू रीड इट आराम से। अब उस टाइम पे हमने देखा कि जो मंगोल एम्पायर था चंगेज़ खान का, वो कोलैप्स करना शुरू कर गया था और सेंट्रल एशिया जो था वो बहुत डिसऑर्डर में था। उसी टाइम पे तैमूर जो है वो राइज़ किया एंड देन ही स्टार्टेड टू कॉन्कर जो उज़्बेकिस्तान का रीजन है ना, आसपास का रीजन है, एंड देन ही स्टार्टेड टू एक्सपैंड, ठीक है। सेम चीज़ लिखा हुआ है, धीरे धीरे उसने बाकी रीजन्स पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया, वो सेम चीज़ आप यहाँ से देख लोगे। तभी फिर बाबर की बात है। ये तो तैमूर का जो सारा चला ये तो 14th सेंचुरी से चला, ठीक है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल एम्पायर जब हुआ तो उसी के डायनेस्टी का एक राजा बाबर, ठीक है, इन द 16th सेंचुरी, नाउ ही इन्वेडेड इंडिया एंड फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर। और फिर कहानी ब्रिटिश तक जाती है तो उस पर तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। और थोड़ा समझते हैं, तो ये कुछ मैप्स हैं, जैसे कुछ टर्म्स के आपको नाम मिलेंगे। ये सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, जैसा अभी हमने उज़्बेकिस्तान के बारे में बात की थी, आप कॉकस रीजन जो है, ये देखो यहाँ मैप में आपको रेफरेंस रहेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, तो वो मैंने अटैच कर दिया है। ट्रांसओक्सियाना वाला आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है। तो जस्ट इट इज़ फॉर योर रेफरेंस। अब वही ओरिजिन में ये बात आती है कि आखिर ये कौन थे। Now their origin goes back to the Mongolian nomadic confederation, मतलब जो मंगोल्स के ही आप कह लो कि उनके, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो उन्हीं के कुछ नोमैडिक ग्रुप थे। नोमैड्स जो इधर उधर हमेशा होते हैं, एज एन यू नो पीपल आर नॉट सेटल्ड, पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनका जो ग्रुपिंग कॉन्फेडरेशन था उसको बारलास बोला गया, बारलास क्लैन आप कह सकते हो। वही लोग, ये जो तैमूर्स थे, तो बेसिकली ओरिजिनल मंगोल आर्मी जो थी चंगेज़ खान की, उन्हीं में से निकले हुए लोग थे। ये नोमैड्स थे, मूव करते थे, एंड उनका एक स्पेसिफिक ग्रुपिंग था, एक क्लैन था जिसको बारलास बोला गया, और यही लोग यहाँ से निकल कर आए एंड तैमूरिड डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश हुई, ठीक है। अब चलो, तैमूर ने फाउंड तो कर लिया, कहाँ कहाँ उसका रीजन एक्सपैंड हुआ, ये सब मैंने आपको शो कर दिया। जस्ट रीड इट इन योर फ्री टाइम एंड यू विल गेट द स्टोरी। लेकिन अब बात आती है कि आखिर बाबर वाली कहानी, क्योंकि हमें तो मुगल्स पे पहुंचना है, मुगल का बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, तो बाबर वाली कहानी कहाँ से आती है। अब देखो ना, बाबर वॉज अ डिसेंडेड ऑफ तैमूर थ्रू हिज फादर, एंड मदर के साइड से ही वॉज बिलोंगिंग टू द मंगोल्स, यानी चंगेज़ खान वाली फैमिली। क्योंकि दोनों के बीच में इंटर मैरिजेस अलाउड था ना, ये हमने अभी पढ़ा, दैट द तैमूर एंड द तैमूरिड डायनेस्टी जो बनी, एंड दे हैड फ्रीली इंटर मैरिड विद द मंगोल्स, ठीक है। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी था, वरना लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अगर आप ये जो स्लाइड पढ़ोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, मुगल्स, ये टाइम फ्रेम, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या है, मुगल एम्पायर। अच्छा, मुगल्स कौन थे, डिसेंडेंट ऑफ मंगोल्स थे, बिल्कुल थे। फाउंडर कौन है, बाबर। बाबर कौन था, एक सेंट्रल एशिया का रूलर था, ठीक है। इसकी लीनिएज कहाँ से आती है, यानी इसका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आता है, तो फादर के साइड से तैमूर के तरफ से, तैमूर जो कि तैमूरिद एम्पायर का फाउंडर था, ठीक है, जो कि टर्क्स थे।
और इधर कहाँ से, चगतई। चगतई कौन था, हु वाज द सन ऑफ मंगोल रूलर चेंगीज़ खान। तो बेसिकली मंगोल से इनका मदर साइड का सॉरी चगतई के साइड से जो है मदर साइड से इनकी यहाँ पर ट्रेसिंग होती है। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो टर्म, जैसे ये मंगोल्स के वजह से आया, तो ये जो टर्म मुगल्स है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली डिराइव्ड बिकॉज ऑफ दिस मंगोल ओरिजिन दैट ही हैड। तो यहाँ तो कहानी बाबर की हो गई। नाउ बाबर जो है व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया एंड देन उसने कुछ बैटल्स लड़े। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो बैटल का नाम बताओगे या तो फिर आप पढ़ोगे उसकी डिटेल के बारे में जब आप मिडिवल पढ़ रहे हो, एंड यू कैन जस्ट राइट दैट इन द कमेंट, ठीक है। आई विल ट्राई टू सी कि यहाँ पर ये सबसे एक फेमस बैटल लड़ा गया। एक चीज़ ध्यान देना, इसी तरह हिस्ट्री में ना हम चीज़ों को याद रखने की और लिंक करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ ध्यान क्या देना है आपको, दिल्ली सल्तनत में आखिरी कौन सी डायनेस्टी थी, लोधीज़ की। यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है 1526 में, यहीं पर हम बाबर की बात कर रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा ना इनके बीच में जिसकी वजह से इनका खात्मा हुआ है एंड बाबर कुड फाउंड दी मुगल एम्पायर। कुछ तो हुआ होगा, वो कुछ क्या है दैट यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्योंकि डिटेल्स एनीवेज बैटल्स की आपको अलग से पढ़नी है, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव लाइक कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहे एंड यू ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो 1526 में तो ठीक है इस एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया गया, पर ये चलती रही टेक्निकली टिल 1857। अब ये क्या चक्कर है, इतना लंबा कैसे, ये देखो 1526 से 1707 का जो टाइम फ्रेम था दैट इज़ नोन एज एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स। ये मैं फिर से जब मॉडर्न कराऊंगी थोड़ा सा रिपीट यहीं से होगा। सो वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन इन लाइक मे बी 5 मिनट्स और सो, ठीक है। बाबर का जो एक्सेशन हुआ थ्रोन पे, यानी उसने राजगद्दी संभाली 1526 में। 1707 ईयर में क्या हुआ, औरंगज़ेब जो लास्ट ग्रेट मुगल कहलाता है, ग्रेट मुगल में लास्ट कह रहे हैं, ओवरऑल मुगल्स में नहीं, ठीक है, उसकी मृत्यु। तो फिर इसके बाद जितने भी मुग़ल एम्परर्स रहे उनको क्या कहा जाता है, लेटर मुगल्स। क्यों, क्या आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, वाई उसके बाद डिक्लाइन स्टार्टेड टू हैपन एट्सेट्रा। अब 1857 में आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो यही कहानी हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में समझनी होती है। आखिरी राजा जो था बहादुर शाह ज़फ़र, आपने 1857 रिवोल्ट में उसके बारे में पढ़ा होगा, उसको गद्दी से हटा दिया गया और मुग़ल एम्पायर को लीगली ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने अपने हाथ में पावर ले लिया था और 1858 से पूरा जो है वो क्राउन रूल शुरू हो गया था। आप लोग जो पॉलिटी या हिस्ट्री में एक्ट्स पढ़ते होंगे तो आपने यही चीज़ें पढ़ी होंगी। 1773 से 1857 कंपनीज़ रूल, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और 1857 ऑनवर्ड्स जो है 1947 तक वो क्या रहा था, क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन, रानी के हाथ में पावर। तो वो यहीं से ये चीज़ डिराइव हो रही है, ठीक है। तो हम उस पर मॉडर्न वाला जो सेगमेंट है उस पर बात करेंगे। तो अब जाकर ये हमारी आखिरी स्लाइड है, बिकॉज इसके बाद मैं आपको मॉडर्न नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी जहां हम मॉडर्न की स्टोरी को ट्रेस करेंगे। तो आखिर 18th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी शुरू हो जा रही है ना 1700 से, तो आखिर औरंगज़ेब के डेथ के बाद और ऐसी क्या क्या चीज़ें रहीं, आखिर इस 18th सेंचुरी में क्या हुआ दैट हम एक यूरोपियन पावर के अंडर में आ गए एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला फेज शुरू हुआ। So definitely for that you will have to stay tuned for the next video and I will very soon come up with that. You can already see it's already in the process. ये चीज़ें सब हो चुकी हैं, मैं बस आपके लिए बनाकर उसको डाल दूँगी आप लोगों के लिए। And please do watch the earlier video on ancient Indian history because until and unless you understand that ancient वाला part आप medieval link नहीं कर पाओगे, फिर आप modern link नहीं कर पाओगे। So I hope how you have browsed to the lanes of ancient, medieval and modern Indian history, आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो योर फीडबैक एंड यू कैन एक्सेस द PDF on this Telegram channel anjankalash@AP. Please do get to the channel and get your PDF. Now I'll see you guys in the next video. I hope you're liking the content. Please do write in the comment section so that I get your feedback and work accordingly. Thank you so very much. Have a great time ahead. Bye bye.